आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कमिटी, व्हाट इज इट्स फंक्शन, हाउ इट अचीव्स इट्स फंक्शन एंड व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अपने पर्टिकुलर इस सीरीज में देख रहे हैं और उसी में हमारा अगला जो ये पर्टिकुलर वीडियो है, हम लोग उसी में बात करेंगे द टूल्स जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इस्तेमाल करती है। हमने अपने ऑलरेडी पहले लेक्चर में देखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का इंडिया में काम क्या है। It is to ensure price stability, that is to control inflation in between a particular threshold level, and then it has to ensure that India grows at a particular growth rate. और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए RBI Monetary Policy Committee decides the repo rate, the policy rate on a bi-monthly basis and then on a daily basis वो ऑपरेट करती है by ensuring that the weighted average call rate WACR is close or near about to that of the repo rate. और यही चीज को इंश्योर करने के लिए कि WACR is close to repo rate in order to ensure inflation and growth is at a stable pace, उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के अंदर, जिसके अंदर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और उसी में हम लोग अगला जो टूल पढ़ने वाले हैं दैट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये आपको सिमिलर है रिवर्स रेपो की तरह या रेपो ऑपरेशंस की तरह अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बट एक डिफरेंस है यहां पे। हमने पहले बात किया था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में, एंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हमने बात किया था कि बैंक्स के पास ये डिस्क्रिशन है कि on a daily basis banks can either take the money from the RBI by keeping certain collaterals, or it can deposit its excess money with the RBI in exchange of again a collateral. तो ये करता क्यों है बैंक्स? बेसिकली टू एडजस्ट इट्स लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। तो फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस अगेन वर्क्स ऑन द सेम मैनर, बट यहां पे बैंक्स के पास ये ऑप्शन नहीं होता डिसाइड करने का वेदर टू सबमिट द मनी और वेदर टू टेक द मनी। रादर ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई इज एट द ड्राइविंग सीट। आरबीआई इज द ड्राइविंग सीट। अब देखो ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द आरबीआई, अगर आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, उससे डिमांड बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आरबीआई क्या करना चाहेगा? पैसे को मार्केट से हटाना चाहेगा। तो व्हाट आरबीआई विल डू? आरबीआई विल सेल इट्स बॉन्ड। आरबीआई विल सेल इट्स बॉन्ड एंड टेक द मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी एंड टेक द मनी आउट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो अपने बॉन्ड्स को बेचेगा और मार्केट से पैसे उठा लेगा, सो दैट इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन आ गया है उसको नियंत्रण में लाया जा सके। तो ये सिमिलर नहीं है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर, जहां पे बैंक्स अपना एक्सेस मनी आरबीआई के पास जमा करती थी इन रिटर्न ऑफ सर्टेन सिक्योरिटीज। सो दे बोथ वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, दे बोथ हैव अ काइंड ऑफ अ सिमिलर ऑब्जेक्टिव। What distinguishes between these two is that on the liquidity adjustment facility, the banks are at the driving seat, whereas under OMOs, the RBI decides or the RBI is at the driving seat. यहां पे बैंक्स के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपने पैसे जमा करे या ले, रादर यहां पे आरबीआई डिसाइड करती है कि उसको क्या करना है। सिमिलरली, अगर मान लो इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, मान लो इन्फ्लेशन इंडिया का 3% है, तब तो आरबीआई अपने प्राइमरी टारगेट को फुलफिल कर ली। नाउ आरबीआई विल मूव टू ग्रोथ, और ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा पैसे की अवेलेबिलिटी करेगी। तो यहां पे आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई विल ट्राई टू बाय द बॉन्ड। सपोज वो एसबीआई के पास पहुंचेगी और बोलेगी भैया बाय, अपना बॉन्ड बेच दो, 1000 करोड़ का बॉन्ड बेच दो, और इन रिटर्न आरबीआई क्या करेगी? एसबीआई को 1000 करोड़ रुपए दे देगी, एंड देन एसबीआई विल फाइनली लेंड इट टू द कस्टमर्स। तो पैसे लोगों के पास गए, डिमांड क्रिएट हुआ, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी। So this is how the open market operations work in principle. ठीक है, तो अगेन ये सारे टूल्स हैं हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के पास टू एंश्योर द प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल एंश्योरिंग द ग्रोथ ऑफ इंडिया, राइट?
So this includes outright purchase, sale of government securities by the Reserve Bank for injection or absorption of durable liquidity into the banking system. So outright purchase or sale of GSECs, government securities, by the RBI. यही बात करें कि RBI यहां पे ड्राइविंग सीट, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एंड द OMOs. नाउ नेक्स्ट इज द स्टेरिलाइजेशन. अब स्टेरिलाइजेशन को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज US and this is India. Now a US investor wants to invest in India. So what will he do? For example, if in India it is a plot of land, 2 acres of land, this person wants to buy this land because he wants to build a factory or whatever may be. So suppose the price of this particular 2 acre land is 1 acre is equal to 100 rupees. So 2 acre will be equal to 200 rupees. Okay, 200 rupees. So if this US investor wants to buy this land, then he has to give 200 rupees to the seller. 200 रुपए उसको देना पड़ेगा सेलर को. अब 200 रुपए लाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, if $1 is equal to 50 rupees, if $1 is equal to 50 rupees, then a US investor, how much dollar will he have to bring to India? $4. So US investor will go to RBI and he will give him $4 and the RBI will give him 200 rupees. ये लो 200 रुपए. Now this person can invest 200 rupees over here. ठीक है. तो क्या इससे अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें तो क्या रुपी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में बढ़ जाएगा? समझ में आई बात? अगर ज्यादा से ज्यादा लोग यूएस से इंडिया में इन्वेस्ट करें तो क्या रुपी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा. अगर रुपी का सर्कुलेशन बढ़ गया तो इकोनॉमी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. तो इस एक्सेस लिक्विडिटी जो मार्केट में आ रहा है बिकॉज ऑफ द आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, इसको कैसे कम किया जाए, उसी के लिए एक टूल है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, जो इस साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, एंड साथ ही साथ मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम जो भारत सरकार ने सन 2004 में लॉन्च किया. अब इसके अंदर आरबीआई करती क्या है? अब इसके अंदर आरबीआई का क्या ऑब्जेक्टिव है? आरबीआई का ये ऑब्जेक्टिव है कैसे इस 200 रुपए जो मार्केट में आ रही है इसको हटा दे. तो आरबीआई क्या करेगी? एक बॉन्ड लॉन्च कर देगी 200 रुपए का. आरबीआई विल मेक अ न्यू बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट स्टेबिलाईजेशन बॉन्ड, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट स्टेबिलाईजेशन. दिस इज नॉट अ जीसेक. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई कब लॉन्च करती है? सरकार के लिए पैसे उठाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भारत सरकार हूं, मुझे 100 रुपए का कर्ज चाहिए, तो मैं आरबीआई को बोलूंगा यार मुझे 100 रुपए लोन दे दो. तो आरबीआई क्या करेगी? भारत सरकार के नाम पे एक बॉन्ड रिलीज करके लोगों से पैसा उठा के सरकार को देगी. बट ये एक अलग तरीके का बॉन्ड है जिसका स्पेसिफिक पर्पस है द पर्पस ऑफ स्टेरिलाइजेशन. सो मार्केट स्टेबिलाईजेशन बॉन्ड. तो आरबीआई क्या करेगी? 200 रुपए का एक मार्केट स्टेबिलाईजेशन बॉन्ड लॉन्च करेगी एंड जितने भी कस्टमर्स है उसको खरीदेंगे और 200 रुपए आरबीआई को दे देंगे. ठीक है. तो क्या इससे आरबीआई सक्सेसफुली जितने मनी बाहर से आ रहे उसको हटा पाई? यस. So this is known as sterilization. When the RBI is able to suck out this particular 200 rupees out of the economy by launching a specific bond which is known as market stability. अब इस बॉन्ड पे कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा लोगों को. तो आरबीआई क्यों देगी? आरबीआई तो सरकार के लिए काम करती है. तो आरबीआई को यह पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट के थ्रू. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट के थ्रू एलोकेट कर देती है आरबीआई को इन चीजों को कंडक्ट करने के लिए. ठीक है. सो स्टेरिलाइजेशन आपको एक प्रोसेस है जहां पे आरबीआई बाय लॉन्चिंग सम स्पेशल बॉन्ड्स व्हिच इज नोन एज मार्केट स्टेबिलाईजेशन बॉन्ड्स सक आउट ऑफ द एक्स्ट्रा मनी व्हिच इज कमिंग आउट बिकॉज ऑफ द आउटसाइड इन्वेस्टमेंट. राइट. सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन. द नेक्स्ट इज द फॉरेक्स स्वैप्स. अब फॉरेक्स स्वैप्स फॉर एग्जांपल जैसे मान लो क्या है, ये आरबीआई है और ये मान लो एसबीआई है. अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है हमें. तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या होगा? फॉर एग्जांपल एसबीआई के पास मान लो $100 है. मान लो इन्फ्लेशन हमारा बढ़ गया है बहुत. ठीक है. हमारा इन्फ्लेशन मान लो बढ़ गया है तो एसबीआई क्या करेगी उस केस में? या आरबीआई क्या करेगी एसबीआई से? कि आरबीआई कहेगी एसबीआई से यार तुम मुझे क्या करो, तुम ये 1000 रुपए लो, सॉरी तुम ये $100 लो. फॉर एग्जांपल मान लो कि इन्फ्लेशन हमारा कितना है अभी? 3% है.
इन्फ्लेशन हमारा 3%, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहेंगे पैसे ज्यादा है, तो एसबीआई क्या करेगी, अपना $100 आरबीआई को दे देगी। और आरबीआई क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल इफ $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, तो ये कितना देगी इसको, 5,000 रुपए। एसबीआई के पास पैसा आ गया, अब उसको वो लोगों के पास लेंड कर सकती है, और कुछ दिन के बाद ये ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगा, आरबीआई इसको $100 लौटा देगी और एसबीआई इसको 5,000 रुपए दे देगी, काम खत्म। तो दिस इज द नोन एज फॉरेक्स स्वैप्स। सिमिलरली अगर मान लो इन्फ्लेशन हमारा 10% हो गया, उस केस में क्या होगा, आरबीआई $100 देगी एसबीआई को और बोलेगी यार 5,000 रुपए तुम मुझे दे दो, तो एसबीआई के पास रुपी में अवेलेबिलिटी कम हो गया, तो अगर रुपी कम है तो रुपी लैंड कैसे करेगा वो, इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो दिस इज हाउ द होल फॉरेक्स स्वैप प्रिंसिपल। So RBI has said that it will conduct a dollar-rupee buy-sell swap auction of $5 billion for a tenure of 3 years. तो ये सब चीजें आपको करंट अफेयर से उठाई गई हैं, इसलिए हर एक टूल को हमने डिस्कस किया है। आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक, किसी भी मटेरियल में इतने डेप्थ में चीजें नहीं मिलेंगी, बिकॉज ये टॉपिक से अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे, इसलिए हमने सारे टूल्स जो भी पॉसिबल है वो सब हमने यहां पे डाल। अब आती है, तो ये सारे टूल्स हो गए कि भाई ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट, फॉरेक्स स्वैप्स, ये सारे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी थे, और इनका काम क्या था, टू एंश्योर इंडिया में प्राइस स्टेबिलिटी रहे और इंडिया में ग्रोथ रहे। इसके लिए वो रेपो रेट डिसाइड करते हैं हर 2 महीने पे बैठ के, और डेली बेसिस पे वो क्या इंश्योर करते हैं कि जो वेटेड एवरेज कॉल रेट है इज इक्वल टू रेपो रेट। ये सब चीज करते हैं। साथ ही साथ एक और चीज आपको जानना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एमपीसी का पॉलिसी स्टैंड क्या है। मतलब एमपीसी का जब भी मीटिंग होता है तो अपना वो एक स्टैंड बताती है कि मेरा क्या स्टैंड है अभी। तो 3 तरीके के स्टैंड होते हैं, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, एक न्यूट्रल पॉलिसी और एक एकोमोडेटिव होता है। अब आप नाम से समझ सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय कैलिब्रेटिव टाइटनिंग। टाइटनिंग का मतलब टाइटन करना। टाइटन का मतलब कि आप चाहते हो कि पैसा ज्यादा ना जाए, मतलब लिक्विडिटी को आप टाइटन करना चाहते हो, आप लिक्विडिटी को कॉन्स्ट्रेन करना चाहते हो, बिकॉज हो सकता है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई हो। For example, if India की inflation 8% है, so what would RBI would do? RBI will try to squeeze out the liquidity out of the economy. RBI will try to put a constraint on the liquidity. So that policy, so whenever inflation is outside the threshold level, RBI adopts a policy of calibrated tightening. That future में, क्योंकि inflation बढ़ा हुआ है, हमें liquidity पे constraint लाना पड़ेगा, इसलिए future में repo rate, जो कि interest rate है, उसको बढ़ाया जाएगा, घटाया नहीं जाएगा। So whenever the RBI declares this policy of calibrated tightening, what it means, cut in the repo rate off the table, मतलब repo rate के घटने की तो कोई सवाल ही नहीं है। May increase in future, repo rate will in fact increase in the future, decrease होने की तो कोई सवाल ही नहीं है। Then comes the neutral policy. Neutral policy का मतलब कि RBI Monetary Policy Committee may increase the repo rate or may decrease the repo rate, depending upon how the situation evolves. So यहां पे RBI is open, right? So depending upon the situation, RBI can increase or decrease the repo rate. Finally, the third policy stance, which is known as accommodative. Now, in accommodative, what has happened कि RBI, अब मान लो inflation 2% है, 1% है, तो इसका accommodative का मतलब कि RBI will not increase the repo rate, rather it might decrease the repo rate. ठीक है, so in the future maybe the RBI will reduce the repo rate to put more. So these are the 3 policy stands which the RBI Monetary Policy Committee decides to give an indication to the economy that what Monetary Policy Committee is actually thinking about, whether it is intending to increase the repo rate or whether it is intending to decrease the repo rate, right? So this is the kind of a messaging which the RBI Monetary Policy gives to its public by going with this particular policy stance. Right, so calibrated tightening, neutral policy, and finally it is accommodative, right? अब अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो बेनिफिट्स क्या है कि इन्फ्लेशन वोलेटिलिटी में कम हुआ है। पहले इन्फ्लेशन कभी 12% होता था, कभी 2% होता था, तो अब क्योंकि हमने इन्फ्लेशन को एक वेल थ्रेशोल्ड लेवल के अंदर रखा है, एंड दैट इज वाई जो इन्फ्लेशन में एक तरीके से वोलेटिलिटी थी वो अब हमारी कम हो गई है, एंड इन्फ्लेशन इज होवरिंग अराउंड 2 to 6%। उसी एक दायरे के अंदर इन्फ्लेशन आपका घूम रहा है। More credible anchoring of inflation expectation, inflation control, और सबसे ब्यूटी की बात किया है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कि पहले इन्फ्लेशन 12% हो जाता था, लेकिन किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी।
लेकिन हमने देखा किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अगर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए इन्फ्लेशन को 2% से कम या 6% से ज्यादा रखती है, सो इन दैट केस द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज फेल्ड एंड हेंस इन सच सिनेरियो इट हैज टू गिव अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। तो इससे जो अकाउंटेबल वे में इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग है, साथ ही साथ एक स्पेसिफिक बॉडी है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जिसका काम ही है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ बिग इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ हाउ द इन्फ्लेशन इज पैराडिग्म इज कंट्रोल्ड इन द इकोनॉमी। कुछ पहले तुम देखते थे कांग्रेस के जमाने में प्याज का दाम बहुत बढ़ गया है, अब ऐसा हार्डली सुनते हो, बहुत कम सुनते हो। ऑल्दो पैंडेमिक के समय हुआ बहुत सारी चीजें, बट इन जनरल अगर मैं 2015 से 2019 की बात करूं जब ये मैकेनिज्म आया है, तब इन्फ्लेशन का एवरेज अगर देखा जाए तो 4% है। अगर आप लास्ट इकोनॉमिक सर्वे की बात करोगे तो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे ने यही कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे इन्फ्लेशन में सिंस द 2015 टू 2019 जब ये एग्रीमेंट आया था, इन्फ्लेशन हैज बीन ऑन एन एवरेज ऑफ 4.2%। दैट वाज अ वेरी गुड अचीवमेंट। बट पैंडेमिक के बाद से एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी और इसके क्रेडिबिलिटी पे काफी ज्यादा सवाल पूछा है, बिकॉज आपको पता होगा 2022 में लगातार जनवरी से सितंबर तक हमारा इन्फ्लेशन 6% के ज्यादा था और पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फेल हो गया। और उसके बाद भी इन्फ्लेशन ज्यादा था, लेकिन बट स्टिल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एक डिलेमा में था कि हमारा इन्फ्लेशन तो है बट इंडिया का ग्रोथ रेट भी बढ़ाना है। तो आरबीआई पे एक्विजिशन भी लगा कि यार आप इन्फ्लेशन को कॉम्प्रोमाइज करके आप सरकार को खुश करने के लिए जीडीपी पे ज्यादा फोकस कर। ठीक है, सो बेनिफिट्स ऑफ एमपीसी इन जनरल ये है, आपके पास चैलेंजेस बहुत बड़ा वाला चैलेंज। सबसे पहले चैलेंज देखो क्या है कि हम लोग फोकस किस पे करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, सीपीआई पे। हम लोग फोकस नहीं करते मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन पे जिसको हम लोग मेजर करते हैं डब्ल्यूपीआई से, होलसेल प्राइस। तो अगर आप पैंडेमिक के समय देखोगे तो इंडिया में सीपीआई बढ़ गया था बिकॉज लोग खाना तो खा ही रहे थे, कुछ काम था नहीं, घर बैठ के लोग खाना खा रहे हैं, तो डिमांड कंज्यूमर के दौर तो बहुत ज्यादा था। लेकिन अगर मैं होलसेल लेवल की बात करूं, होलसेल लेवल पे कोई मैन्युफैक्चर, कोई स्मार्टफोन खरीद ही नहीं रहा है, कोई टीवी खरीद ही नहीं रहा है, कोई गाड़ी खरीद ही नहीं रहा है, तो डब्ल्यूपीआई लगभग 0% पे पहुंच गया था, लेकिन सीपीआई आपका 6% है। तो आप क्या कर रहे हो, सीपीआई को कंट्रोल करने के लिए आप रेपो रेट बढ़ा दिए। बट अगर आप रेपो रेट बढ़ा दोगे तो जो बिजनेसमैन है उनको पैसा लेना मुश्किल कर दिए। तो एक तो होलसेल मैन्युफैक्चरिंग 0% पे है, तो इनके लिए और प्रॉब्लम है बिकॉज आप डब्ल्यूपीआई को अकाउंट नहीं कर रहे हो। बिकॉज अगर डब्ल्यूपीआई को अकाउंट करते तब तो आपको इंटरेस्ट रेट घटाना चाहिए था। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिकॉज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर अगर आप फोकस करते हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन को भूल जाते हो। एंड सेकंड वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इज कि सीपीआई अगर तुम देखोगे, उसका वेट देखोगे तो फूड एंड बेवरेजेस वो सीपीआई कैलकुलेट करने में 45% का वेट रखता है। सोचो, मतलब जब सीपीआई कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 45% वेट किसका जाता है, फूड एंड बेवरेजेस का, और 10% किसका जाता है, फ्यूल आइटम्स का। तो क्या इन चीजों के ऊपर फूड किस पे डिपेंड करेगा, एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर किस पे, मॉनसून पे, सनलाइट पे। सिमिलरली फ्यूल 80% जो हमारा तेल का रिक्वायरमेंट बाहर से आता है वो किस पे डिपेंड करता है, बाहर क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स। तो क्या इन किसी चीजों के ऊपर, फूड, बीवरेजेस, फ्यूल, क्या इन चीजों के ऊपर आरबीआई का क्या किसी भी तरीके का इंफ्लुएंस है? क्या आरबीआई कंट्रोल कर सकती है इंडिया में मॉनसून कैसा होगा? क्या आरबीआई बता सकती है मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिक्स कैसा होगा, कि हमें तेल कितना सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा? अगर आरबीआई इन चीजों पे कंट्रोल कर ही नहीं सकती है तो हमने सीपीआई चुना क्यों? बिकॉज सीपीआई तो मैक्सिमम इन्हीं चीजों पे डिपेंड कर रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा एक्यूजिशन लगाया जाता है कि हम सीपीआई पे फोकस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम है कि सीपीआई को फोकस करने से डब्ल्यूपीआई निगलेक्ट कर देते हैं, एंड सेकंड यह कि सीपीआई जिस पे डिपेंड करता है उस पे आरबीआई का कोई कंट्रोल ही नहीं है। पुअर इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग, अब इन्फ्लेशन फोरकास्ट काफी खराब था, तभी इंडिया में इन्फ्लेशन 6% ज्यादा बहुत बढ़ा रहा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। क्या हमने बात करते हैं इन्फ्लेशन ग्रोथ का डिलेमा। अब ये बहुत इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जब से इंडिया ने इस तरीके का इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैकेनिज्म लाया है तब से इंडिया में काफी ज्यादा स्लो डाउन हो रहा है। आप देख सकते हो, पोस्ट द इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैकेनिज्म इंडिया इज सीइंग अ स्लो डाउन, इंडिया इज सीइंग अ स्लो डाउन, क्राइसिस इन द बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर। RBI's role has been largely focused on inflation targeting. What about the regulatory role of NBFC or banks which are facing crisis? कि आप पूरा मॉनेटरी पॉलिसी, अब जब अब एक बात बताओ कि जब भी आप आरबीआई का आजकल न्यूज में नाम सुनते हो तो आप सुनते क्यों हो? प्राइमरली बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी,
बट क्या आरबीआई का काम केवल इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है? क्या आरबीआई का काम यह भी इंश्योर करना है कि बैंक्स को रेगुलेट करना, एनबीएफसी सेक्टर को रेगुलेट करना? अगर आप रेगुलेट करे थे तो आईएलएफएस क्राइसिस हुआ क्यों? अगर आप इतना सुपरवाइज करे थे बैंक्स को तो पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक क्यों कोलैप्स किया? कहां थे आप? तो यह भी आरबीआई को देखना पड़ेगा कि क्या आपका केवल एक ही काम है कि आप अपने और कामों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी खतरा है, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन पे ज्यादा फोकस करोगे तो ग्रोथ हैम्पर होगा। ठीक है, तो ये आपको एक और क्रिटिसिज्म हमारे पास लगाया। और पैंडेमिक के समय देखो, यही जो मैं बात करता, पैंडेमिक के समय देखो हमारे पास इन्फ्लेशन, ये देख रहे हो अप्रैल 30, 2022 में कितना 7% है, सोचो। और ये जनवरी 2022 से, तो जनवरी 2022 से लेके सितंबर तक, ये देखिए सितंबर तक, तो जनवरी से सितंबर तक, जनवरी 2022 से लेके सितंबर 2022 तक हमारा इन्फ्लेशन कॉन्स्टेंटली 6% ज्यादा रहा है। That's why Monetary Policy Committee in its history has failed for the first time in the year 2022, जिसकी वजह से Monetary Policy Committee को रिपोर्ट भी भेजना पड़ा था। और देख सकते हो इस तरीके से रेपो रेट को कॉन्स्टेंटली बढ़ाया जा रहा है, रेपो रेट पाथ, बिकॉज इन्फ्लेशन आपका बहुत हाई था, देखो अप्रैल में, और अभी देखो इन्फ्लेशन रेट जो रेपो रेट है तो कांस्टेंट रखा गया है, बिकॉज इन्फ्लेशन अब इंडिया का जो है वो 6% के अंदर आ चुका है। तो नाउ द रेपो रेट इज लगभग कांस्टेंट। ये देखो जून 8, 2023 का है, जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई, उसमें 6.5% रखा गया है। देखो तो ये 4% से कहां तक बढ़ा था, 6.5% पे, और तब से अब ये हमारा कांस्टेंट है, बिकॉज द इन्फ्लेशन इज कम बिलो द 6। तो 2022 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, बिकॉज एक तो पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड बैकलॉग था, तो लोग कॉन्स्टेंटली डिमांड कर रहे थे, पैसा सेव कर चुके हैं, अब लॉकडाउन खत्म हो गया तो लोग घूम रहे, फिर रहे, खरीद रहे सामान, उससे डिमांड बढ़ रहा है तो सीपीआई बढ़ रहा है। सप्लाई चेन बॉटलनेक्स हो चुका है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारे ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनका आना रुक गया है। मॉनसून भी हमारे पास काफी ज्यादा खराब रहा लास्ट ईयर, इरेगुलर रेनफॉल हुआ, उससे फूड प्राइसेस बढ़ गए थे, ऑयल सीड्स की कमी जो यूक्रेन से आती थी वो कम हो गई थी। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से हमारा जो एक तरीके से इन्फ्लेशन था वो 2022 में 6% के ऊपर रहा, और इसको कंट्रोल करना बहुत एसेंशियल था, और इसीलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कॉन्स्टेंटली अपना इन्फ्लेशन रेट बढ़ाया, रेपो रेट को बढ़ाया। लेकिन अगर आप रेपो रेट बढ़ाओगे, प्रॉब्लम क्या है, लोगों के लिए पैसा लेना महंगा, बिजनेस सस्ता, फिर इन्वेस्टमेंट आएगा कहां से, जीडीपी बढ़ेगा कहां से। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे काफी ज्यादा दबाव था, जो पहली बार देखने को मिला था, बिकॉज एक तरफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन से जूझ रही थी, और मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन जो था वो आरबीआई के कंट्रोल में था ही नहीं। रशिया यूक्रेन वॉर, इरेगुलर मॉनसून, ऑयल सीड्स फ्रॉम यूक्रेन, पैंडेमिक, तो आरबीआई का कंट्रोल ही नहीं है उस चीजों के ऊपर। और दूसरी तरफ क्या है कि आपका ग्रोथ स्लो डाउन, इंडिया में पहली बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ पैंडेमिक के समय, तो आरबीआई के ऊपर काफी दबाव था कि यार इन्फ्लेशन से आगे बढ़ो, यार इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में आपका कोई रोल है ही नहीं, बिकॉज जो इन्फ्लेशन है ये आपके बियॉन्ड है, ये आपका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, बाहर से इन्फ्लेशन आ रहा है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इसलिए रेपो रेट को बढ़ाने में इंटरेस्ट तो दिखलाया, बट काफी तेज रेट से नहीं बढ़ाया, टू इंश्योर कि ग्रोथ भी हमारा आगे बढ़ते रहे। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, बिकॉज आरबीआई का तुम देखोगे ये रेपो रेट हाइक, तो ये काफी स्लो हाइक हुआ है, अनलाइक यूएस फेड ने काफी स्टीप हाइक किया है, लेकिन इंडिया का जो आरबीआई है वो काफी ग्रेजुअल वे में हाइक किया है अपने रेपो रेट। और ये इसीलिए था बिकॉज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ग्रोथ भी इंश्योर करना चाह रहा था। तो फिर से सवाल पूछा गया, यार आपका ग्रोथ काम है कि इन्फ्लेशन काम है? तो देखो यही प्रॉब्लम होता है, कभी कभार आपको दो बेस्ट वैल्यूज में से चुनना पड़ता है, और आरबीआई यहां पे काफी, अब आरबीआई को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बिकॉज आरबीआई भी एक बैलेंस वे में चल रही थी, क्योंकि सही बात है इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, आरबीआई 6% से ऊपर ले गई थी इन्फ्लेशन, आरबीआई फेल भी हो गई अपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैकेनिज्म में, बट आरबीआई को यह भी इंश्योर करना था कि इंडिया में ग्रोथ हो, because that's also a very important macroeconomic factor to gauge the economic growth of India, stability of India। ठीक है, तो ये हमारे पास 2022 में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी was caught in its worst dilemma of growth versus inflation। On the one hand, the inflation was greater than 6% from January to September 2022, and second, most of the inflation was imported inflation, that is वो inflation बाहर से आ रहा था जिसमें आरबीआई को कंट्रोल नहीं था।
इसलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन रोकने पे थोड़ा कम प्रायोरिटाइज किया, इसलिए रेपो रेट को हाइक तो किया बट काफी ग्रेजुअल वे में हाइक किया टू एंश्योर कि ग्रोथ भी हमारा आगे। तो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यही देखो फेल हो गया था। देखो अक्टूबर 2022 का है, अक्टूबर का, फेलिंग टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट, व्हाई इज द आरबीआई पैनल होल्डिंग अ स्पेशल मीटिंग ऑन November 3? RBI to explain why it failed to achieve inflation target for 3 standing quarters। वही तो एमपीसी मीट जो लेटेस्ट 8 जून में हुआ है हमारे पास, तो रेपो रेट को 6.5% पर रखा गया है। देखो पॉलिसी स्टैंस, तो पॉलिसी स्टैंस में क्या गया है कि हम लोग विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन ऑफ पॉलिसी स्टैंस की, जो हमारा एकोमोडेशन, जो हमने बात की 3 तरीके के पॉलिसी स्टैंस होते हैं, कैलिब्रेटेड, टाइटनिंग, न्यूट्रल और एकोमोडेटिव। तो ये कहा गया कि एकोमोडेशन जो पॉलिसी स्टैंस है उसको विड्रॉ किया जाएगा हमारा, ठीक है। एकोमोडेशन का मतलब कि हम लोग रेपो रेट को घटाएंगे, तो अभी रेपो रेट घटने वाला नहीं है हमारा, सो फोकस ऑन द विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द पॉलिसी स्टैंड। रिटेल इन्फ्लेशन का टारगेट कितना रखा गया? 5.1%, ठीक है, जो कि स्टिल 4% के टारगेट के अबव है, बिकॉज इन्फ्लेशन जनरली 4% होना चाहिए, बट हाँ 2 से 6 हो सकता है, 2 से 6, बट 4% तो उससे ऊपर ही है ये। तो अगेन रेपो रेट को थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन हो सकता है फ्यूचर में अब बढ़े, बिकॉज आपको पता है इस साल एल नीनो का भी टेंडेंसी है। तो एल नीनो के साथ जो ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट हो रहा है उससे क्या होगा, मानसून का इंपैक्ट उससे हमें देखने को मिलेगा। इसलिए आरबीआई जो है अभी कह रही कि एकोमोडेशन में हम नहीं जाएंगे, एकोमोडेशन को विड्रॉ कर सकते हैं, दैट मीन्स कि रेपो रेट फ्यूचर में बढ़ भी सकता है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन कितना है हमारा? 6 पॉइंट। तो इस तरीके से एमपीसी मीट में ये सब चीजें हमारी डिसाइड होती। तो ये था हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सारे चीज। अब इसके ऊपर हम लोग लास्ट में एक और लेक्चर लेंगे जहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसमें, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से आ सकते हैं। उस पर एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो हम बना देंगे, सो दैट आपके PYQs भी क्लियर हो जाए मॉनेटरी पॉलिसी से, और कुछ मेंस में क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप उसको भी डिलीवर कर सकते हो। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग सारे एस्पेक्ट से डील किए हैं। कुछ और एक छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का मुझे और बनाना पड़ेगा, ये कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए जा सके कि आप उसको कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। सो आई होप दैट आपको ये पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर हमारा डिटेल वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, गेट इन टच विथ मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ हेल्प, जस्ट यू हैव टू पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट जर्नी, विल सी यू अगेन। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।